ये आप लोगों ने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नाइन्थ में ही पढ़ा होगा, मैं तो सिर्फ एडिशनल कुछ बातें कर रहा हूं। अब ये देखें, ये तो हो गया पूरा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। इस वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। ये आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम देते हैं टीलोमेयर। टीलोमेयर कहते हैं टिप वाला पोर्शन, कोने का पोर्शन। ये जो पूरा सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन को हम नाम देते हैं, ये आ गया, इसको हम नाम दे रहे हैं सेंट्रोमेयर, सेंटर का पार्ट। ठीक हो गया। और ये जो है इसको हम नाम देते हैं काइनेटोकोर। ठीक हो गया। मेयर कहते हैं यूनिट को, MERE का मतलब होता है यूनिट। टीलोमेयर, टीलो कहते हैं टिप को, टिप वाला यूनिट। सेंट्रोमेयर सेंटर वाला यूनिट। ये तो पूरा क्रोमोसोम हो गया आपके पास। ये क्रोमोसोम की एक दूसरा क्रोमोसोम, यानी एक पूरा क्रोमोसोम जिसके दो धागे हैं, एक यहां और एक यहां। तो इसका एक डीएनए ये रहा, दूसरा डीएनए ये रहा, डीएनए आपके पास चल रहा है, इस पूरे को कहते हैं क्रोमोसोम। ये सेंटर का पोर्शन सेंट्रोमेयर है, इसके पास दो दो काइनेटोकोर्स होते हैं। वो जो स्पिंडल फाइबर आप लोगों ने सेल साइकिल में पढ़ा होगा ना, वो आके इसके ऊपर अटैच करते हैं काइनेटोकोर पे, और वो यहां से खींच देते हैं। एक यहाँ धागा यहां से आता है, एक धागा यहां से आता है, वो स्प्लिट करते हैं तो धागे दोनों आपके पास अलग अलग हो जाते हैं। दैट इज ड्यू टू द काइनेटोकोर। ये प्रोटीन होता है, इसके ऊपर स्पिंडल फाइबर आके लैंड करते हैं, देन इसको अलग अलग कर देते हैं। अभी जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम जो है, अब इसको देखो, इस क्रोमोसोम में आपको कई सारी वैरायटीज मिल जाएंगी, कई सारी फॉर्म्स मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पे वी हैव अ क्रोमोसोम दैट लुक लाइक्स दिस। ये एक जैसे हैं। एक क्रोमोसोम आपको मिल जाएगा इस तरह का, ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया। इसका ऊपर का छोटा है, नीचे का बहुत बड़ा है, ठीक है। एक क्रोमोसोम आपको ऐसे मिल जाएगा, ऊपर का पोर्शन है ही नहीं, नीचे का पोर्शन है। तो कई सारे टाइप के क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे। नाउ व्हाट इज समथिंग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है देखना, वही देखना इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक जो मदर की तरफ से आता है, एक जो फादर की तरफ से आता है। ठीक हो गया। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हमारे पास 46। इस तरह के दो दो करके पेयर होते हैं, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये तीन आए ना, तो इनमें से ये और ये फादर की तरफ से आया, और जो रिमेनिंग ये वाला और ये वाला ये मदर की तरफ से आते हैं। तो ये सेट बनाते हैं दोनों मिलके, ठीक है। तो हमारे पास कितने सेट, कितने पेयर हो गए, 23 पेयर्स हो गए। 23 पेयर का मतलब ये होता है कि एक हर पेयर के अंदर दो क्रोमोसोम है, एक आया मदर की तरफ से, एक आया फादर की तरफ से। तो एक दो, हर पेयर में दो क्रोमोसोम, 23 पेयर, 23 मल्टीप्लाई बाय 2 46 क्रोमोसोम हो जाता है। ठीक हो गया। अब एक और बात समझो, जहां तक हमने स्ट्रक्चर की बात की, हमने कहा कि क्रोमोसोम की हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म्स मौजूद होती हैं। क्रोमोसोम्स कैन डिफर इन स्ट्रक्चर, समटाइम्स दोनों इक्वल होंगे, थोड़ा कभी कभार ऊपर का पोर्शन होता है, नीचे के वाले बड़ा होता है, कभी ऊपर का पोर्शन ही नहीं होता, नीचे वाले ज्यादा बड़ा पोर्शन होता है। तो दे कैन हैव डिफरेंट फॉर्म्स, और हर पेयर यानी हर क्रोमोसोम हमारी बॉडी में जो है, उसके एक साथ लुक अलाइक शक्लों वाले दो होते हैं, यानी एक और एक। दो हमेशा ऐसे होंगे जिनकी शक्लों सूरत एक दूसरे से मिलती जुलती है। क्यों? क्योंकि उनमें से एक फादर की तरफ से आता है और एक मदर की तरफ से आता है। तस्वीर के जरिए समझे बात को। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं कलर के साथ बनाता हूं। हमारे पास एक ये रेड वाला क्रोमोसोम है, ठीक हो गया, ये रेड वाला क्रोमोसोम है। एक हमारे पास हो गया ब्लू वाला क्रोमोसोम, और एक हमारे पास हो गया पर्पल वाला क्रोमोसोम। अब इन क्रोमोसोम के साथ क्या बात है कि ये क्रोमोसोम एक सेल में मौजूद है। अब मुझे बता टोटल क्रोमोसोम कितने, आप कहोगे सर 6। कैसे? 1 2 3 4 5 6, 6 क्रोमोसोम है। पेयर कितने हो गए? आप कहोगे सर 1 2 और 3, 3 पेयर हो गए। हर पेयर में 2 क्रोमोसोम है, टोटल हो गए 6।
एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम्स की तादाद है 2, 1 2 1 2 1 2 4, ठीक हो गया, यानी फॉर एग्जांपल 6 टोटल क्रोमोसोम हो गए सेम सेम शक्लों वाले। नाउ व्हाट हैपेंस कि जब कभी आपके पास, अच्छा ये जो सेम शक्लो सूरत दिखने वाले क्रोमोसोम्स हैं, इनकी खास बात यह है कि ये तो स्ट्रक्चर के एतबार से, ये शेप के एतबार से और ये जीन्स के एतबार से सेम होते हैं। कौन कौन से एतबारात से? एक हो गया इनका शेप, एक हो गया इनका स्ट्रक्चर और एक हो गई इनकी जीन्स। जीन्स कैरी करते हैं ना भाई क्रोमोसोम, हमने बात की थी पिछली क्लास में, क्योंकि डीएनए इज फॉर्म्ड बाय जीन्स एंड दैट डीएनए coils to form a chromosome। जो नए लोग आए उनके लिए भी बता दूं, ये हमने एक तस्वीर बनाई थी, इस तस्वीर को अच्छे से दिमाग में रख लीजिए कि ये जीन्स हैं 3, जीन्स आर अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, या कलर से खास तौर पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि पर्पल का पोर्शन ये था, रेड का पोर्शन था, येलो का पोर्शन ये था। डीएनए फिर कॉइल होके 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 क्रोमोसोम बनाता है। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ क्रोमोसोम और मैं कह रहा हूं उस पे जीन की पोजीशन, तो देखो देखो जरा देखो, हमारे पास फॉर एग्जांपल पर्पल वाली जीन लेट सपोज यहां होगी, ये पर्पल वाला पोर्शन, ये जो पर्पल वाला पोर्शन चल रहा है वाला फॉलो करो, और उसके बाद हमारे पास जो है वो रेड वाली जीन यहां पर होगी, इसकी पोजीशंस हैं, इनकी पोजीशन है जो चेंज नहीं होगी कभी भी, और फाइनली हमारे पास येलो वाली जीन का पोर्शन आ गया। हम 2 को ही देख रहे थे, पूरा क्रोमोसोम पड़ा हुआ और भी बहुत सारी जीन्स होंगी, तो क्या है वही जो ब्लैक पर्पल वाली जीन थी उसका डीएनए ये वाला मौजूद है, वो क्रोमोसोम में कंडेंस होकर वहां बन रही है, तो हम कहेंगे पर्पल वाली जीन की लोकेशन ऊपर की तरफ है, येलो वाली जीन की लोकेशन नीचे की तरफ है, तो पोजीशंस का भी डिफरेंस होता है। तो ऐसे क्रोमोसोम जिनका शेप सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, जीन्स भी सेम हो, उनको हम नाम देते हैं होमो मीन्स सेम, लोगो लोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम, सेम दिखने वाले क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर सेम, साइज सेम और जीन सेम, उनको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। नाउ केस क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम कहां से आए? इनमें से हर एक होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी फॉर एग्जांपल पर्पल वाला एक मदर की तरफ से, रेड वाला एक फादर की तरफ से, ब्लू वाला एक फादर की तरफ से, पर्पल रेड ब्लू एक एक फादर की तरफ से, और पर्पल रेड ब्लू एक एक मदर की तरफ से आते हैं, और अपने जैसे लुक अलाइक सेम दिखने वाले होमोलोगस के साथ पेयर बना लेते हैं। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो हमारे अंदर जो 46 क्रोमोसोम है उसमें से 23 मदर से आए, 23 फादर से आए, और मिलके हम 46 वाले बन गए। अब जब हमारे अंदर मियोसिस होती है, मियोसिस जानते हो ना क्या होती है? रिडक्शन डिवीजन, हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर, उसमें क्या होता है कि ये क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि मियोसिस के नतीजे में गैमेट बनता है, स्पर्म या एग सेल, और वो गैमेट फ्यूज करना होता है उसने आगे जाके किसी और के साथ। तो अगर ये सेल पूरा का पूरा आगे चला जाएगा तो 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, और 46 ही 46 के साथ मर्ज करेगा तो आपके ऑफस्प्रिंग का क्रोमोसोम नंबर होगा 92। ये तो खतरनाक कंडीशन हो गई। तो उसके लिए क्या होता है कि ये सेल 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, 1 2 सेल हो गए। अब 2 सेल की सीन क्या बनती है देखो जरा, 2 में से एक क्रोमोसोम यहां रेड वाला, एक रेड वाला यहां आ गया, दूसरा एक ब्लू वाला यहां आ गया और दूसरा ब्लू वाला यहां आ गया, ठीक हो गया। तीसरा पर्पल वाला एक यहां आ गया, पर्पल वाला एक यहां आ गया, हो गई बात। अब देखो पहली डायग्राम के अंदर 6 क्रोमोसोम 3 पेयर, ठीक हो गया। दूसरी आगे जाके जब डिवाइड करेंगे 3 क्रोमोसोम, कोई पेयर नहीं है सच खास समझ, क्योंकि पेयर का मतलब तो 2 होता है ना, और आपको बोलोगे भाई जूतों के मेरे पास 2 पेयर है, तो बंदा ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि 4 टोटल जूते हैं, जिनमें से 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं। अब अगर आप एक एक जूता खत्म कर दो तो अभी थोड़ी बोलोगे मेरे पास 2 पेयर है, आप बोलोगे मेरे पास एक जूते का एक बच गया, दूसरे जूते का दूसरा बच गया, पता नहीं कौन चोर था लेके भाग गया, पूरा एक पेयर लेके चले जाता, तो 2 अलग अलग जूतों के वो चप्पल लेके चला गया, जो भी लेके चला। तो अब ये पेयर नहीं रहा, अब ये अलग अलग हो गए। क्यों अलग अलग हुए? क्योंकि अब ये जाके जिसके साथ भी आगे फ्यूज करेगा तो 3 और वहां से भी 3, तो टोटल नंबर दोबारा वापस क्या हो जाएगा? 6 नंबर हो जाएगा, हाफ हो जाएंगे क्रोमोसोम नंबर। यहां तक मेरे साथ हो, मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो हमारे पास क्या होता है कि हम लोग
एक फिनोमेना पढ़ते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या पढ़ते हैं? क्रॉसिंग ओवर का एक फिनोमेना पढ़ते हैं। 9th में आप लोग मियोसिस में पढ़ के आओगे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इस तरह की चीजें पढ़ के आए थे 9th में। मियोसिस सेल साइकिल वाले चैप्टर के अंदर ये बात थी। वो जो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन वाला जो फिनोमेना था, जो स्टेज थी, उसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी, वर्ड इस्तेमाल होता है क्रॉसिंग ओवर फॉर वेरिएशन। ये क्या मामला है? ये वेरिएशन का क्या सीन है? तो इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्या मामला है। देखो, इतनी तफसीली बातें मैं आप लोगों से इसलिए कर रहा हूं, डिटेल में बहुत सारी बातें, कि मैंने कहा था कि ये आगे जाके भी सारी चीजें इस्तेमाल होंगी आपके लिए। यहां तक मेरी बात समझ गए? होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, और ये आपके पास किस तरह से डिवाइड होते हैं, और क्यों डिवाइड होते हैं, कि इन्होंने आगे जाके फ्यूज करके एक 6 क्रोमोसोम का एक सेल बनाना होता है। यहां तक मेरी बात समझ गए? अब एक दूसरी बात समझो, आप लोगों की आंखों का कलर क्या है? मुझे बताओगे अपनी आंखों का कलर क्या क्या है? सबकी आंखों का कलर, सबकी अपनी अपनी अलग अलग आंखें होती ना, तो हर बंदे की आंखों का कलर कुछ और होता है। तो कोई मुझे बताएगा कि आंखों का कलर क्या होगा? सबका क्या क्या कलर है? जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, सर कॉमन है डार्क ब्राउन शेड है। ओके, गुड हो गया। मेरा भी डार्क ब्लैक और डार्क ब्राउन ऐसा शेड है आंखों का, गुड हो गया। और भाई कुछ लोग देखे होंगे आपने, इनकी ब्लू आंखें होती हैं, कुछ होते हैं इसकी ग्रीन आंखें होती हैं, कुछ होते हैं इनकी ब्लैक कलर की आंखें होती हैं, और कौन से ग्रे आंखों वाले भी होते हैं। जो आंखों के नॉर्मल कलर्स है ना, वो कौन कौन से हैं? ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, ग्रे, ब्लू, ये 5 मेन कलर होते हैं। फिर कभी कभार इनके दरमियान में कुछ शेड आया था, जैसे ब्लैक और ब्राउन के दरमियान में डार्क ब्राउन से कुछ शेड आया था, लेकिन आमतौर पे 5 शेड्स होते हैं हमारे पास, 5 शेड्स होते हैं। अच्छा, ये शेड्स किसके हैं? आंखों के कलर के। आंखों के कलर तो इटसेल्फ इज कंट्रोल बाय अ जीन, ऐसा है कि नहीं है? समझो बात को। वी हैव अ कैरेक्टर, और कैरेक्टर क्या है? आई कलर, ऐसा है कि नहीं है? शुरू में लिखा था वो चीज जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके वो कैरेक्टर कहलाती है, और एक्सप्रेस कौन कराता है? जीन एक्सप्रेशन, जीन का एक्सप्रेस कराती है। शुरू से हम तरतीब से ही बनाते आ रहे हैं ना बातें। कैरेक्टर क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल आई कलर, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको कंट्रोल कर रहा है जीन। जीन इसको कंट्रोल कर रहा है कि तुमने कौन से आंख का कलर बनाना है, ठीक हो गया। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास कैरेक्टर तो आई कलर है, लेकिन आई कलर का एक शेड नहीं है। आई कलर के शेड हो गए, आपके पास ब्लैक शेड हो गया, आपके पास ब्राउन शेड हो गया, आपके पास ग्रे शेड हो गया, ग्रीन हो गया, और ब्लू शेड हो गया। ऐसे ही ना, ये सारे शेड्स आ गए हमारे पास। अब जब ये शेड्स आ गए तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई जीन तो एक जैसी थी, ये इतने कलर कहां से आ गए इसमें? आ रही बात की नहीं आ रही समझ में? भाई जीन का तो, जीन के बारे में डेफिनेशन हमने क्या बनाई थी? वापस पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो। जीन की हमने डेफिनेशन क्या बनाई थी? हमने कहा था कि सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंप्राइजेस ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब जब न्यूक्लियोटाइड की स्पेसिफिक सीक्वेंस है, और न्यूक्लियोटाइड को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, जीन एक्सप्रेशन हो रही है, प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब जीन एक जैसी थी तो उसके 5 कलर कैसे आ गए? समझ में आ रही बात? सवाल समझ में आया? मसला क्या है? भाई जीन एक है फॉर हाइट, कैरेक्टर हो गया आपके पास हाइट, जीन कंट्रोल कर रही है हाइट को, लेकिन हाइट हमें एक नहीं दिख रही, हमें 5 फुट 4 इंच के भी दिख रहे हैं, 5 फुट 6 इंच के भी दिख रहे हैं, 5 फुट 10 इंच के भी दिख रहे हैं, 6 फुट वाले भी दिख रहे हैं, 6 फुट 2 इंच वाले भी दिख रहे हैं। ये सीक्वेंस में तब्दीली कैसे आ रही है? बालों में हमारे पास जो है, बालों का आप कहोगे जीन एक ही है बालों का टेक्सचर करने वाला। आप में से किसी के स्ट्रेट बाल होंगे, किसी के बहुत कर्ली होंगे, जैसे मेरे थोड़े से बेबी से हैं, तो 3 अलग अलग वेरिएंट्स आ गए। बिल्लियों को देख लो, बिल्लियों की कितनी सारी इकसाम है, कोई ब्राउन बिल्ली है, कोई सफेद है, कोई काली है, किसी में मिक्स पैचेस आए हुए हैं, कुछ कैलिको शेड की होती बिल्लियां अलग अलग कलर की। तो सवाल ये है कि अगर जीन एक है तो उसकी एक्सप्रेशन भी एक ही होनी चाहिए। ये 5 कैसे आ गई आपके पास? ये बात समझ रहे हो मेरी बात समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझिए मेरी बात को। सर कभी पेरेंट्स की आई कलर कुछ और होता है और चाइल्ड का कलर भी समटाइम कुछ और होता है। ये जो कुछ और हो रहा है आई कलर का सीन, आई कलर, पेरेंट्स फॉर एग्जांपल ब्लैक आंखों वाले थे, एक ऑफस्प्रिंग उनका आ गया, उनका बच्चा आ गया जिसका ब्लू आंखें थी या ग्रे आंखें थी, ठीक हो गया।
तो सवाल यही उठ रहा है कि ये कैसे तब्दीली आ रही है, जबकि जीन एक है तो कैरेक्टर भी एक ही कंट्रोल कर रहा है ना, वो आई कलर को। तो 5 शेड कैसे आ गए? तो अब समझो इस बात को, ये जो 5 शेड आ रहे हैं हमारे पास, जीन के समटाइम्स कई सारे डिफरेंट फॉर्म्स होती है। फॉर्म कह ले, फॉर्म्स का वर्ड यूज कर लेता हूं, या इसकी वेरिएंट्स। अभी किसी ने कहा पीछे, किसने कहा? खतीजा ने कहा सर वेरिएशन इन जीन्स। यस, नहीं इसको हम डिसऑर्डर नहीं कहेंगे, इसको हम डिसऑर्डर नहीं कहेंगे, वेरिएंट्स हो जाते हैं, वेरिएंट्स। मिसाल के तौर पे मेरा मोबाइल था, जब मैंने कुछ टाइम पहले इसको लिया ना, तो इसका जो कलर था, जब वो कलर जो अवेलेबल थे इसके, बहुत पुरानी बात है, पता नहीं कितनी पुरानी बात हो गई, इसके जो कलर अवेलेबल थे ना, ये पर्पल शेड है ना इसका, इसके 2 कलर अवेलेबल थे। चीज सेम थी, कलर 2 अवेलेबल थे। एक ये कुछ पता नहीं इसको उन्होंने रॉयल पर्पल कुछ नाम दिया हुआ था, और एक इसी की तरह का एक दूसरा कलर था, उसको उन्होंने नाम दिया हुआ था शेल ग्रीन कुछ करके, वो थोड़ा सा ग्रीनिश शेड का था। 2 सेम कलर के मोबाइल, मोबाइल की सारी फीचर सेम थी, फर्क किस चीज का था? उसके कलर का फर्क था, और कोई फर्क नहीं था। अब देखो मुझे एक बात बताओ, हम इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे अब आईफोन है फॉर एग्जांपल, एक व्हाइट कलर का, एक पर्ल व्हाइट है, कलर का डिफरेंस है, सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम है, सब कलर का डिफरेंस है, ऐसे ही है ना। तो हम कहेंगे कि ये 2 वेरिएंट्स आ गए मोबाइल के, टेक्नो के मोबाइल के 2 वेरिएंट्स आ गए, आईफोन के 2 वेरिएंट्स आ गए, सैमसंग के 2 वेरिएंट्स आ गए। वेरिएंट किस सेंस पे कि फंक्शनिंग में फर्क नहीं है, उनके सिर्फ कलर में फर्क है। बिल्कुल इसी तरीके से जीन के भी समटाइम वेरिएंट्स होते हैं। A gene can have different forms, different variants, different expressions. Different expressions भी कह सकते हैं। अब वो 2 भी हो सकती हैं, वो 1 भी हो सकती है, वो कई सारी हो सकती हैं। मैं भी एग्जांपल्स दूंगा समझाने के लिए कि मेरा मतलब क्या है इस बात का। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ जीन फॉर आई कलर, जीन फॉर आई कलर, तो अ जीन फॉर आई कलर कैन हैव 5 डिफरेंट वेरिएंट, जैसे हम पीछे देख के आए, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, ग्रीन एंड ब्लू। वेरिएंट्स हो गए 5। एक और एग्जांपल देता हूं, सुन बताना जरा जवाब। आप में से किसी को अपना ब्लड ग्रुप पता है? ब्लड ग्रुप पता है किसी को अपना? कोई बोले सर मुझे अपना ब्लड ग्रुप पता है, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं जीन फॉर ब्लड ग्रुप। ओहो, जीन फॉर ब्लड ग्रुप। किसी को अपना ब्लड ग्रुप पता है? यहां पर नहीं पता, कोई बात नहीं, नाम सुना जरूर होगा कितने ब्लड ग्रुप होते हैं। ए, बी, ओ और ए बी, 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। जबानी कलामी ऐसे पूछ लो, अगर घर में कोई बैठा हुआ है कि किसी बड़े को पता, अगर आप लोगों ने अपना नहीं कराया, 4 ब्लड ग्रुप्स है। ब्लड ग्रुप क्या होता है? आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल, 9th में लास्ट चैप्टर में ट्रांसपोर्ट में पढ़ा होगा। आरबीसी के ऊपर खास किस्म के प्रोटीन लगे हुए होते हैं, वो मार्कर का काम करते हैं, या वो लेट सपोज कह लो कि वो हमारे बॉडी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि ये चीज हमारी है, बाहर की है। उसको हम कहते हैं कि आरबीसी के ऊपर मार्कर प्रोटीन लगा हुआ है, जो ब्लड ग्रुप है। 4 कॉमन एग्जिस्ट करते हैं, ए बी ओ ए बी, मेरा बी है। तो हमारे पास जीन फॉर ब्लड ग्रुप भी कितनी हो गई? आमतौर पे 3 होती हैं, जो कि एक्सप्रेशन दे रही है ए बी और ओ की। 4 की एक्सप्रेशन आ रही है सामने। 3 वैसे जीन होती हैं इसकी जो मिलके काम करती हैं, दैट्स अनदर फैक्टर, पूरी लंबी कहानी वाली बात है। कहने का मतलब क्या है कि एक जीन की कई सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, ठीक हो गया। मैंने अपना मोबाइल लिखा है, तो ये जो मोबाइल था, फॉर एग्जाम्पल टेक्नो केम इन 15 है, तो टेक्नो केम इन 15 लेकिन 2 कलर में अवेलेबल है। आईफोन है, 2 कलर्स में अवेलेबल है। कोरोला गाड़ी है, 2 कलर में अवेलेबल है, 3 कलर्स में अवेलेबल है। इसी तरह से जीन्स भी आपको 2, समटाइम्स 3, समटाइम्स 4 कलर्स या वेरिएंट्स में, फॉर्म्स में अवेलेबल होती हैं। एंड द वेरिएंट ऑफ अ जीन इज नोन एज अलील। ये वर्ड सुना है कभी? अलील। अलील इज अ जीन एंड जीन इज एन अलील। लेकिन अलील का टर्म यूज करते हैं ये बताने के लिए कि इसकी कोई दूसरी फॉर्म भी मौजूद है। मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक भाई ये बैठा हुआ है सामने,
मैं उसको कहता हूं कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मेरा भाई है या ये भाई है, आप मैंने कहते ना ये भाई है, तो आप समझ जाओगे इसी सर का भाई है, ही इज माई ब्रदर, क्योंकि मैंने भाई का टर्म यूज कर दिया। और भाई का टर्म क्यों यूज किया? रिश्ता बताने के लिए यूज किया कि इसका मेरे साथ कोई रिलेशन है, ताल्लुक है। लेकिन अगर मैं यहां पर ही कहूं कि ये मेरा भाई लड़का है, बताने की जरूरत नहीं थी, आप बोलते भाई सर लड़का ही होता है, आप क्यों आइडेंटिफाई करा रहे हैं इसको अलग से? तो मैंने क्या वर्ड यूज किया, मैंने कहा कि ये मेरा भाई है, बता दिया, रिलेशनशिप सेट हो गया। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मेरा भाई लड़का है, वो तो आप बोलोगे सर क्या हो गया, मैं पता है भाई लड़का ही होता है, बहन लड़की होती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं अलील का वर्ड यूज कर रहा हूं ना, तो यहां मुझे समझ में आ रही है कि देयर इज अ रिलेशनशिप, इसका कुछ और भी है साथ में। यानी अगर एक फॉर्म फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरी बॉडी के अंदर आई का ब्लैक अलील है, तो आप खट करके समझाओगे ब्राउन अलील भी होगा कोई, मतलब इसका कोई और फॉर्म भी होगी। जब इस सर ने अलील का वर्ड यूज किया कि ये ब्लैक अलील तो है, ब्लैक फॉर्म तो है, ब्लैक फॉर्म के अलावा भी कोई और फॉर्म एग्जिस्ट करती है, तभी सर ने ये वर्ड यूज किया। जैसे मैंने भाई का वर्ड यूज किया, भाई के वर्ड में इंप्लाइड है कि वो ब्रदर है वहां पर या कोई लड़का है, ठीक हो गया। अगर मैं कहता ये लड़का है तो आप नहीं समझ पाते इसका कोई मेरे साथ ताल्लुक है कि नहीं है, लेकिन मैंने कह दिया भाई है, तो अब दो बातें क्लियर हो गई, उस लड़के का मुझसे कोई रिलेशनशिप है, दूसरा ये कि वो लड़का लड़का है, ही इज अ बॉय, ठीक है, वो दो बातें इसमें इंप्लाइड थी। बिल्कुल इसी तरीके से आई एम यूजिंग द वर्ड अलील, तो इसमें दो बातें इंप्लाइड हैं, एक तो ये कि अलील इज अ जीन, दूसरा ये कि अलील हैज अनदर फॉर्म एज वेल, उसके बाद कोई और फॉर्म भी होगी जिसकी वजह से मैं उसका रिश्ता बना रहा हूं। तो जो पेरेंट चाइल्ड की समटाइम आई कलर चेंज होता है, तो इट कैन बी ड्यू टू डिफरेंस इन द कॉपीज रिसीव फ्रॉम ईच पेरेंट, यस, उसके अंदर रेसेसिव और डोमिनेंट का फर्क होता है, अभी हम उसकी बात करेंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस की, उसी की बेस बना रहा हूं असल में यहां पर। तो वो रेसेसिव समटाइम्स आ जाता है पेरेंट्स की तरफ से, कि पेरेंट्स में वो जीन होता है, अलील होता है, लेकिन वो छुपा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, अपनी बात कर रहा हूं, अपनी एग्जाम्पल दूंगा मैं, मेरे पास आई कलर के दो अलील्स हैं जो मुझे दो पेरेंट्स से मिले अपने। अब अलील का मतलब मैंने वर्ड यूज किया तो बात समझ में आ गई कि सर के पास दो डिफरेंट टाइप के कलर्स आए हुए हैं, ठीक हो गया। एक मुझे मिला है ब्लैक फ्रॉम माय फादर और एक मुझे मिला है ब्राउन फ्रॉम माय मदर, आंखों का कलर के बता रहा हूं। तो मेरे पास जीन्स दोनों की हैं। अब मैं वर्ड यूज करूं जीन, कोई मसला नहीं, मैं वर्ड यूज करूं अलील, मैं कहूंगा मेरे पास ब्लैक अलील आई है फादर से, तो आप खट करके कहोगे ओह मदर की तरफ से भी कोई अलील आई होगी, सर कौन सी आई है, ग्रे, ब्राउन, पर्पल, कौन सी? मैं कहूंगा ब्राउन। तो ब्लैक और ब्राउन दो अलील्स आई हैं मुझे मेरे पास मेरे पेरेंट्स की तरफ से, ठीक हो गया। अब वो जो बच्चे जिनके पेरेंट्स के कलर कुछ और है बट उनकी एक्सप्रेशन कुछ और होती है, उनमें आमतौर पर मामला क्या होता है कि यूजुअली फॉर एग्जांपल उनमें लेट सपोज ब्लैक कलर आया होता है फ्रॉम अ पेरेंट और दूसरी तरफ उनके पास एक और अलील भी मौजूद होती है, फॉर एग्जांपल ग्रे की मौजूद होगी, तो वह एक्सप्रेस कर जाती है। अभी उसकी तफसीली बात करेंगे। तो पेरेंट्स की तरफ से क्रोमोसोम आ रहे हैं ना, 23 यहां से 23 यहां से, तो हो सकता है 23 जो है वो यहां से जो आए तो होंगे वो उसमें जो आई कलर आएगा ब्लैक वाला आ गया होगा, यहां से ग्रे वाला आ गया होगा, एक्सप्रेस ग्रे वाले ने कर दिया, समथिंग लाइक दैट, उस तरह की सिचुएशन हुई होगी। अभी उसको देखते हैं उसमें क्या मामला होता है। तो आपके पास कहानी समझ में आ गई अलील की। अब आप अलील का वर्ड यूज करो या जीन का वर्ड यूज करो, दोनों बातें एक ही हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क इतना है कि जब आप अलील का वर्ड यूज करते हो तो इसमें इंप्लाइड है दो बातें, कि अलील इटसेल्फ इज अ जीन और इसकी कोई दूसरी वेरिएंट भी मौजूद होगी। मिसाल के तौर में कहता हूं ब्लैक आई का अलील, तो आपके दिमाग में आ जाएगा ब्लैक आई का जीन ही की बात हो रही है जिसकी कोई और फॉर्म भी मौजूद है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गई? ये बात क्लियर करना जरूरी है, ये बात क्लियर करना जरूरी है कि अलील और जीन में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है। देखो मैं फिर बताता हूं, मैंने लिखा जीन, मैंने कहा इसकी 2, 3, 4, 5 फॉर्म्स, वेरिएंट्स, एक्सप्रेशंस हो सकती है किसी जीन की, एंड दीज डिफरेंट फॉर्म्स, वेरिएशंस या एक्सप्रेशंस आर नोन एज अलील। ठीक, अब अलील हो गया ये, ठीक हो गया, ओके। अब मैंने कहा कि व्हाट डज एन अलील मींस, व्हेनेवर आई यूज द वर्ड अलील, इसका क्या मतलब है। इसकी एग्जांपल के लिए मैंने भाई वाली एग्जांपल इस्तेमाल की थी। मैं कहता हूं कि मुस्तकीम मेरा भाई है, भाई, तो इसमें दो बातें छुपी हुई हैं। एक तो ये कि मेरा इससे कोई ताल्लुक है, रिश्ता है, और साथ में क्या है कि ये लड़का है, ऐसे ही ना, मैं तो लड़का दिख रहा हूं ना आपको,
तो मेरा जो जिसके लिए मैं भाई का वर्ड यूज कर रहा हूं इसका मतलब है कि वो भी लड़का ही है और उसके साथ मेरा कोई रिश्ता भी है। इसी तरीके से जब मैं अलील का वर्ड यूज करूंगा तो इसमें ये बात इंप्लाइड है कि ये जीन की बात हो रही है, अलील इज अ जीन, और दूसरा कि इसके साथ कोई रिश्ते वाला भी है कोई और, यानी अलील फॉर ब्लैक आई या ब्लैक आई का अलील, इसका मतलब है जीन। दूसरी बात इसके साथ कोई दूसरा कलर वाला भी होगा, ब्राउन, ग्रे, ग्रीन, पर्पल, जो भी। बात क्लियर हो गई? तो अलील इज अ जीन, इसमें दो बातें, जीन और इसकी कोई दूसरी फॉर्म भी एग्जिस्ट करती होगी। ये बात क्लियर है सबको? क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं 9th मैट्रिक के लेवल पे कि अलील और जीन में फर्क नहीं कर पाते, कि फर्क जानना जरूरी होता है ना दोनों का। क्लियर हो गई सारी बातें? ठीक हो गया। तो जिस तरह से टेक्नो केमन 15 जो मेरा था उसके मोबाइल एक ही है, लेकिन मेरे पास पर्पल वाला था, तो मेरे पास उसका पर्पल वेरिएंट था। पर्पल वेरिएंट का वर्ड मैं यूज करूंगा ना, खट करके दिमाग में आएगा इसका कुछ और वेरिएंट भी होगा, तो मैं बताऊंगा हाँ इसका वो एक शेल ग्रीन टाइप की कोई चीज थी, वो भी थी। यहां तक बात क्लियर है? नाउ वी कैन मूव ऑन टू समथिंग एल्स। अब आओ, ओह ये वहां चला गया। अब देखो हमारे पास जीन्स मौजूद है क्रोमोसोम के ऊपर। सर इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म, हर बंदे के पास अवेलेबल होंगी और हर जीन की कोई ना कोई वेरिएंट जरूर होती है। जैसे मैंने बालों का बताया, कुछ लोग के स्ट्रेट बाल हैं, जीन की वजह से हैं, अलील की वजह से। स्ट्रेट बालों का अलील, कर्ली बाल का अलील, वेवी बाल का अलग अलील है, स्किन कलर के अलील्स हैं अलग अलग, कोई डार्क शेड है, कोई लाइट शेड है, कोई बहुत ज्यादा लाइट शेड है। हाइट के अलील्स हैं, बहुत ज्यादा लंबी हाइट, थोड़ी कम हाइट, उससे कम हाइट। आंखों के अलील्स हैं, ब्लड ग्रुप के अलील्स हैं। अलील का वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है कि जीन कंट्रोल कर रहा है और इनकी कई सारी फॉर्म्स एग्जिस्ट करती होंगी। बात क्लियर हो गई खतीजा? तो जीन्स का सेकंड नेम अलील है। जीन्स का दूसरा नेम अलील है, लेकिन जब हम उसका रिलेशनशिप बता रहे हो किसी के साथ, मतलब मैं अगर कह दूं कि भाई मेरा ये जो बॉडी का पार्ट है, जो कैरेक्टर है, ये अलील कंट्रोल कर रहा है, तब भी सही है। जीन कंट्रोल कर रहा है तब भी सही, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक हो गया? ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, नाउ जीन और अलील में अभी भी एक चीज वहां फंसी हुई है। वो फंसी हुई क्या थी? मैंने कहा जब जीन एक है तो उसकी एक्सप्रेशन भी एक होनी चाहिए। अभी हमने कहा कि अलील इज अ जीन, तब्दीली कैसी? तो तब्दीली कहां से आ रही है जरा समझिएगा। मिसाल के तौर पे ये एक जीन है, ये एक जीन है, ये एक्सप्रेस कर रहा है ब्लैक कलर को, यानी कहता है कि अगर सीक्वेंस ऐसी होगी, अगर सीक्वेंस ऐसी होगी तो ब्लैक कलर बनेगा। ठीक हो गया? दूसरी तरफ हमारे पास ये है, ये कह रहा है कि जब मैं आऊंगा तो ब्राउन कलर आएगा। दोनों क्या है? जीन्स हैं, आपस में क्या है? अलील्स हैं। फर्क देख, बताओ इन दोनों में फर्क क्या है? सीक्वेंसेस में फर्क क्या है? सीक्वेंसेस में फर्क क्या है? सीक्वेंस में फर्क क्या है? सीक्वेंस में फर्क नजर आया? मैं बताता हूं क्या फर्क है। ये देखो, ओहो ओहो, बाकी सब कुछ सेट है, ऊपर वाले नीचे वाले चार अपनी जगह पे सेम है, सिर्फ एक आध न्यूक्लियोटाइड का फर्क आया है। न्यूक्लियोटाइड कहते हैं ना इसको, नाइट्रोजनस बेसिस का। एक आध नाइट्रोजनस बेसिस का फर्क आया, हल्का सा चेंज आ गया एक्सप्रेशन में। मुझे बताओ ब्लैक और ब्राउन की के अंदर ज्यादा फर्क तो नहीं है ना? हल्का सा फर्क है आपके पास इनके एक्सप्रेशन में। तो बेसिकली पता क्या चला? जीन वॉज अ फ्रेगमेंट और सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट वॉज comprised of specific sequence of nucleotides. इन स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में हल्की सी तब्दीली आए तो एक्सप्रेशन में हल्का सा बदलाव आ जाता है। समझोगे नहीं समझे? तो सीक्वेंस में हल्का सा चेंज आने से एक्सप्रेशन में हल्की सी तब्दीली आ जाती है। बोथ ऑफ देम आर जीन्स, बट एक दूसरे की अलील्स हैं। देखो कैसे, ये लिख भी देता हूं ताकि ये चीज आपके सामने पूरी जिंदगी रहे। बोथ ऑफ देम आर अलील्स टू वन अनदर। ठीक हो गया? दोनों एक दूसरे के क्या है? अलील्स हैं ताल्लुक में। बट स्पेसिफिकली यू कैन ऑल्सो कॉल देम अ जीन। ये भी जीन है
और ये भी क्या है, जीन है। फर्क दोनों में कुछ भी नहीं है, नथिंग, नो फर्क। तो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का नाइट्रोजनस बेसिस का, उनमें हल्की सी तब्दीली से हल्का सा चेंज इन एक्सप्रेशन आ रहा है। अब देखो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि तब्दीली इतनी बड़ी आ गई न्यूक्लियोटाइड बेसिस में कि आंख के कलर की जगह पे कान बनना शुरू हो गए, ओहो ये तो कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। तो अलील्स एंड जीन्स आर द सेम थिंग, दे आर द सेम थिंग। बस फर्क यह है कि जब मैं अलील का वर्ड यूज करूंगा तो मैं इन दोनों के माबैन जो रिश्ता है ना इन दोनों का, वो बताने की कोशिश करूंगा। अगर मैं खाली जीन का वर्ड भी यूज कर देता हूं तो मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं अलील का वर्ड यूज कर देता हूं तब भी मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो अलील और जीन एक ही चीजें हैं, बस फर्क बताने के लिए इस्तेमाल होती है। कि अगर मैं कह दूं कि भाई आई कलर का जीन, तो आप समझ जाओगे कि भाई कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो आंखों के कलर को कंट्रोल करती है, दैट कैन बी एनीथिंग। बट अगर मैं कह दूं अलील, तो तब भी आपके दिमाग में पहली चीज ये आएगी कि न्यूक्लियोटाइड बेसिस की सीक्वेंस है जो कलर को कंट्रोल कर रही है। बट अब चूंकि मैंने कह दिया अलील, इसका मतलब है कि इसकी कोई दूसरा रिलेशनशिप वाली भी चीज होगी। ब्लैक अलील तो पता चल गया कि ब्राउन भी होगी, ब्राउन अलील तो पता चल गया ब्लैक भी होगी। टॉल हाइट की अलील या हाइट की अलील, तो अब आपको समझ में आ गया हाइट की मुख्तलिफ अलील्स होंगी, एक कोई टॉल वाली होगी, एक कोई डॉर्फ वाली होगी, एक कोई मिडल वाली होगी, कुछ इस तरह की चीजें होंगी। मेरी बात समझ में आ रही? हेयर टेक्सचर की अलील आप कहोगे स्ट्रेट अलील, कर्ली, वेवी अलील्स, तो अलील्स हो गई बहुत सारी, हैं वही जीन्स, कोई फर्क नहीं, बात में कोई फर्क नहीं। रिलेशनशिप बता रहे हो तो ये बात करेंगे। क्लियर हो गई? यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई? तो ये तस्वीर बनाने का मकसद ये था कि विजुअली भी आपको पता चल जाए कि जो शुरू में हमने जीन बनाया था उसमें और अलील में क्या फर्क है। अब इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिवाय थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का ऊपर नीचे होगा बस वो, और कोई फर्क नहीं है। उससे थोड़ा सा एक्सप्रेशन में फर्क आता है। बहरहाल ये हमारे पास बात हो गई। अब देखो, अब कुछ आपके सामने कुछ अर्ज कर देता हूं। जीन समझ गए, अलील समझ गए, होमोलोगस क्रोमोसोम समझ गए। अब मैं जाता हूं उस जरूरत के ऊपर, वो जो वर्ड हमने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर, वहां क्या जरूरत पड़ रही होती है। तो अब जरा समझिएगा एक बात को, यहां तक बात नोट कर ली, यहां तक किसी को भी किसी चीज में कोई मसला है, क्योंकि अब जो हमें अभी जो 3-4 चीजें पढ़ी हैं उसको अब मैं एक जगह जमा करने आ रहा हूं। अब देखो, हमारे पास, दोबारा बनाता हूं, एक सेल है, ठीक है, इस सेल को 2 सेल्स में डिवाइड होना है, ठीक है। ये कोई मेल सेल है, फॉर एग्जांपल ये मेल का सेल है जो मियोसिस करके सेल बना है। अब जब मेल्स के अंदर गैमेट बनते हैं तो कौन से गैमेट बनते हैं बताओगे जरा? मेल के गैमेट का नाम क्या होता है? मेल गैमेट का नाम आप कहोगे, मेल गैमेट का नाम होता है स्पर्म्स, ऐसे ही ना, ऐसे ही स्पर्म कहते हैं। वेरी गुड। अब हमारे पास यहां पर मैं कोई एक ऑर्गेनिज्म है, मेल ऑर्गेनिज्म है, उसके मैं गैमेट्स बना रहा हूं, उसके सेल पहले बनाया मैंने, फिर उससे मैं गैमेट्स बना रहा हूं, ठीक है। मेल गैमेट्स है, उसके मैंने सेल बना दिया आगे जाके। अब देखो हमारे पास, लेट सपोज मैं ये कहता हूं कि ये आपके पास ये गैमेट्स बन गए, ठीक है। हमारे पास ये वाला भी जो सेल बना था ये पेरेंट्स के फ्यूजन से बना था, ऐसे ही ना। इसमें एक मदर की तरफ से आया, एक फादर की तरफ से आया, मदर की तरफ से फादर की तरफ, तो ये फ्यूज करके एक सेल बना। अब ये आगे जाके मियोसिस करने जा रहा है, ठीक है। लेट सपोज मैं इस पे निशान डाल रहा हूं, ये निशान का मतलब जानते नहीं वाला, इस निशान का मतलब जानते हो? ये जो निशान है मेल एंड फीमेल का, वेरी गुड। तो ये 3 जो है, ये वाला, ये वाला, ये वाला मदर फादर की तरफ से है मेल, और ये बाकी जो है मदर की तरफ से आए, तो फ्यूजन हुई है तो हम बने, ठीक है। मिसाल के तौर पे मदर की तरफ से जो तीनों क्रोमोसोम आए हैं, उन 3 क्रोमोसोम से जो अलील्स या जीन्स आई हैं, मैं उनकी लिस्ट आपके सामने बना देता हूं। मिसाल के तौर पे जो
एक रेड वाले क्रोमोसोम को ही देख लेते हैं। एक रेड वाला क्रोमोसोम मदर की तरफ से, एक रेड वाला क्रोमोसोम फादर की तरफ से। इसी तरीके से एक पर्पल वाला क्रोमोसोम मदर की तरफ से, एक पर्पल वाला क्रोमोसोम फादर की तरफ से। फाइनली एक ब्लू वाला मदर का, एक ब्लू वाला फादर का आ गया। ठीक है, मैं यहां पर बना देता हूं कि ये मदर का हो गया और ये फादर का सीक्वेंस हो गई। अब इन क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स आ रहे हैं जरा उनको भी लिख लेते हैं, वो कौन कौन से, ताकि बात समझने में आसानी हो सके। देखो फॉर एग्जाम्पल मदर की तरफ से जो रेड वाला क्रोमोसोम है, इस पे आ रहे हैं गोल्डन बाल, ओ हो गोल्डन हेयर, ठीक हो गया, और इसके साथ एक और आ रहा है लेट सपोज ब्लू आईज, ओहो, फुल मॉडल वाले जीन्स आ रहे हैं। ठीक है, फादर की तरफ से क्या आ रहे हैं, ब्लैक हेयर्स और ब्लैक आईज, वही अपना नॉर्मल जो सबका होता है। ठीक है, अच्छा ये फादर की तरफ से आए। दूसरे की बात करते हैं, मदर की तरफ से आए हैं वेवी हेयर्स, वेवी हेयर्स, ना कर्ल्ड ना स्ट्रेट, वेव्स वाले थोड़े से ना ऐसे, और उनकी तरफ से आई है लॉन्ग हाइट, मदर की तरफ से लॉन्ग हाइट आ गई। फादर को देख लें बेचारे को, आपके पास आ गए कर्ली हेयर्स और शॉर्ट हाइट आ गई फादर की। अब्बा की तरफ से पता नहीं कैसे जीन आ रही है। एक और आखिरी वाला क्रोमोसोम देखो, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया फेयर स्किन, फेयर स्किन, और फेयर स्किन के साथ आपके पास हम कह लेते हैं एक और कोई सा फीचर बना लेते हैं, एक और कोई सा फीचर बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल और कौन सा फीचर हो सकता है, कोई फीचर बताओ, कोई फीचर बताओ। हेयर हो गया ना, वहां पर हो गया फीचर, कोई और फीचर बताओ। बालों का कलर बना लिया हमने, बालों का टेक्सचर बना लिया, आंखों का कलर बना लिया, हाइट बना ली, ड्राई स्किन कलर, ओके ओके, यहां पर हम कर लेते हैं नॉर्मल स्किन कर लेते हैं, तीन होती है ना, नॉर्मल, ड्राई और वो। ठीक है, तो यहां पर आपके पास थोड़ा सा आ गया डार्क कॉम्प्लेक्शन, और यहां से आपके पास आ गया फॉर एग्जांपल इंतहाई ड्राई स्किन। अब ये सीक्वेंस बन गई। ठीक है, अब जरा इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए, ये सारे इसमें मौजूद थे। अब इस बच्चे का, जो भी बच्चा था, इसका तो जो एक्सप्रेशन हो सो हो, वो तो एक तरफ है, उसमें क्या चीज एक्सप्रेस कर रही क्या नहीं कर रही, क्योंकि इसमें से सारे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कुछ एक्सप्रेस करेंगे कुछ नहीं करेंगे, यानी बराबरी का मुकाबला चलता है कि हो सकता है गोल्डन हेयर एक्सप्रेस ना करें, ब्लैक हेयर एक्सप्रेस कर जाए, हो सकता है ब्लैक हेयर कर जाए, गोल्डन ना करें। सो वो एक अलग फिनोमेना है डोमिनेंस रेसेसिवनेस का। तो मैं फिलहाल उसकी तरफ नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि बच्चे में जो भी एक्सप्रेस हो रहा हो, दैट्स अनदर स्टोरी। असल स्टोरी ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे क्रोमोसोम, जब ये हाफ होगा मियोसिस के बाद, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। क्या हम सारे मदर के क्रोमोसोम ऊपर भेज दें और फादर के नीचे भेज दें, या दो फादर के ऊपर भेज दें, एक मदर का, बाकी दो मदर के, एक फादर का, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें इन क्रोमोसोम्स को, कुछ आइडिया है किसी के पास कि हाउ शुड वी बी डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज क्रोमोसोम्स, ताकि वो मियोसिस के टाइम पे जो क्रोमोसोम बनेंगे, 2 4 जितने बनेंगे, क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी चाहिए। किसी को आइडिया है, आइडिया दो जरा मुझे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जरा मैं देखूं कि तुम लोग कितने इंसाफ पसंद लोग हो। 6 क्रोमोसोम है, 3 अब्बा के हैं, 3 अम्मा के हैं, कहानी देख ली आपने, उनपे किस किस किस्म की जीन्स लगे हुए हैं, और अब हमें बनाने हैं 2 सेल, जिन्होंने आगे जाके स्पर्म सेल बनना है, तो स्पर्म ने फ्यूजन करनी है आगे जाके, तो ये स्पर्म बनेंगे आगे जाके। तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आधे अम्मा के आधे अब्बा के, या एक सेल पूरा अब्बा का पूरा अम्मा का, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी जरा मुझे बताओ। 2:1 का रेशियो रखते, 2:1 का मतलब क्या, 2 वहां पर और 1 वहां पर, फिर नीचे 2 वहां पर 1 वहां पर। चलो देखो, दे कैन बी 2 वेज ना, 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता ये है कि एक सेल टोटली अब्बा के जीन और एक सेल टोटली अम्मा के जीन, लेकिन ये इतना खतरनाक काम है कि इससे नुकसान ज्यादा होंगे। आप बोलोगे सर वो कैसे, हम बताते हैं कैसे। देखो अम्मा वाले जीन्स तो आपने देख लिया कैसे बेहतरीन फुल मॉडल स्टाइल के जीन्स हैं, वो गोल्डन बाल, ब्लू आईज, वेवी हेयर और लॉन्ग हाइट और ये वो सारी चीजें ना फुल शशके। अब्बा वाले जीन्स तो माशाल्लाह वही नॉर्मल जैसे होते हैं पाकिस्तानियों के, वो वाला सीन चल रहा है आपके पास। अब अगर हम लोग मदर के क्रोमोसोम या मदर के जीन एक सेल में भेज देते हैं, ठीक, और फादर वाले दूसरे सेल में, अब देखो आपके पास क्या होगा कि अगर ये दोनों स्पर्म्स अलग अलग टाइम में भी
या एक साथ भी जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो आपके पास दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स बनेंगे। एक वो कि जिसके पास हमारी यानी इसकी अम्मा के क्रोमोसोम जाएंगे, और एक वो जिसमें इसके अब्बा के क्रोमोसोम जाएंगे। मुझे बताओ वो स्पर्म जिसमें इसकी अम्मा के क्रोमोसोम जाएंगे वो बच्चा किस तरह का होगा, और जिसमें अब्बा के जाएंगे वो बच्चा कैसा होगा? वो मॉडल बन जाएगा एक बच्चा, और एक बच्चा बिल्कुल अपना नॉर्मल पाकिस्तानी बच्चा होगा। तो इससे क्या होगा? इसको हम कहते हैं बायस्ड होना, कि नेचर को पता था, सेल को पता था कि मेरे पास एक बड़ा बेहतरीन सेट ऑफ जीन्स मौजूद हैं, उसने उसको एक क्रोमोसोम में भेज दिया और दूसरे वाले को दूसरे क्रोमोसोम में भेज दिया, या दूसरे गैमेट सेल में भेज दिया। अब एक ही घर में एक मॉडल बच्चा और एक नॉर्मल बच्चा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये गलत बात हो गई ना भाई। होना तो बराबरी का सीन चाहिए था। आपने दो गैमेट बनाए, हाँ नहीं, उसमें क्या होगा? एक बच्चा बिल्कुल ऐसे लगेगा हॉलीवुड का आया हुआ, और एक बच्चा ऐसा लगेगा आपके पास कि जैसे वो जो है ना कोई वो क्या कहते हैं वो अपना ये वो जो वाली इंडिया वाली साउथ इंडियन फिल्म का है ना, वो बच्चा आ गया घर में। तो एक ही घर में एक ही पेरेंट से दो डिफरेंट टाइप के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज क्रोमोसोम जो था उसने अपने आप को सही तरीके से अनबाइज्ड होकर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाया। तो ये गलत बात हो गई ना। तो अब देखो इसका हल क्या होता है। अब इसका हल क्या होगा? इसका हल सबसे अच्छा ही है। अच्छा, एक और दूसरी चीज समझाता हूं। एक और मसला क्या होगा? मिसाल के तौर पर हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं कि अम्मी के क्रोमोसोम एक सेल में, अब्बू के क्रोमोसोम एक सेल में, तो नतीजतन क्या निकलेगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल इन दोनों में से कोई एक क्रोमोसोम जाके या एक सेल जाके फर्टिलाइजेशन कर लेता है, दूसरे को मौका नहीं मिलता, और आपको एक से ज्यादा अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस ही नहीं करने मिसाल के तौर पे, तो क्या होगा? मदर या फादर में से सिर्फ किसी एक के क्रोमोसोम आगे जाएंगे, दूसरे का कोई जीन ही आगे नहीं जाएगा। भाई जीन्स का काम क्या होता है? पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग टू देयर ऑफस्प्रिंग टू देयर ऑफस्प्रिंग जीन्स को पास ऑन करते जाना। अब अगर दो पेरेंट्स है ना, मदर एंड फादर, उनके फ्यूजन से ऑफस्प्रिंग बन गया ये वाला, ये ऑफस्प्रिंग असल में अपने पेरेंट्स के जीन्स को कैरी कर रहा है, यानी आप लोग अपने पेरेंट्स के जीन्स को कैरी कर रहे हो। तो अब आपके जो आगे की जनरेशन होगी, मेरी जो आगे की जनरेशन होगी, उसमें मैं अपने पेरेंट्स के जीन्स आगे पास कर रहा हूं, दोनों पेरेंट्स के। लेकिन अगर मैंने क्या किया कि इन दोनों सेल्स को में सिर्फ एक पेरेंट का जीन ऊपर, दूसरे का जीन नीचे, नुकसान इसका क्या होगा? कि इसका नुकसान ये होगा कि अगर इन दोनों में से कोई एक आगे चला गया और एक ना जा सका, तो असल में मेरे पेरेंट्स में से सिर्फ एक के जीन्स पास हो रहे हैं, दूसरे के नहीं हो रहे। मेरी बात समझ में आ रही है ये? तो दोनों पेरेंट्स के होने चाहिए ना बराबरी के साथ। सिर्फ एक ही के क्यों जा रहे, दूसरे के क्यों नहीं जा रहे? तो दूसरे का तो जीन ही पास नहीं हो रहा आगे, और जब दूसरे पेरेंट का जीन पास नहीं हो रहा, एक तरीके से उसकी जेनेटिक डेथ हो गई। जेनेटिक डेथ का मतलब ये कि उसके जो जीन्स थे वो उसी तक रहे, या मुझ तक आए, मुझसे आगे नहीं जा सके वो मेरे पेरेंट्स के जीन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर अपनी बात करता हूं, तो मेरे पेरेंट्स के जीन्स मुझ तक आए, मैं उनको आगे पास करूंगा। और अगर मैं उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं कि मैं सिर्फ अपने मदर के पास कर रहा हूं, फादर के पास नहीं कर रहा, तो मेरी मदर ही के जीन्स आगे चलेंगे मेरी नस्ल में, मेरे फादर के नहीं जाएंगे। तो ये तो बहुत और भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया। यानी एक तरफ तो हम घर के अंदर हॉलीवुड और वो आपके पास जो है वो साउथ इंडियन फिल्म, तो दो अलग अलग बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ में एक और प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर एक ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, तो दूसरे वाले पेरेंट्स के चांसेस ही नहीं बन रहे कि अपने वो जीन्स को पास ऑन कर सके। अगर कंडीशन ऐसी हो गई कि मेरे पास जो मेरे दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम आए थे, उनमें से सिर्फ एक क्रोमोसोम, एक पेरेंट का क्रोमोसोम जा रहा है सेल्स के थ्रू, यानी स्पर्म्स के थ्रू आगे, दूसरे के क्रोमोसोम्स नहीं जा रहे, दूसरे के जीन्स नहीं जा रहे, तो नुकसान क्या होगा? कि फॉर एग्जांपल मैंने मदर के जीन आगे पास कर दिए अपने आगे, कि डिस्ट्रीब्यूशन गलत कर दी, कि मदर के क्रोमोसोम यहां आ गए, फादर के यहां आ गए। अब ये फ्यूज कर गया, ये नहीं कर सका, तो नुकसान क्या होगा? कि फादर के क्रोमोसोम तो जा ही नहीं सके ना आगे, मदर वाले आगे चले गए। तो अब आप मुझे बताओ कि नाइंसाफी है कि नहीं है? कि मेरे पेरेंट्स ने दोनों मुझे अपने जीन्स इनहेरिट किए कि बेटा आगे पहुंचा देना, और मैं उनमें से सिर्फ एक पेरेंट के आगे पहुंचा रहा हूं, दूसरे के नहीं पहुंचा रहा, है कि नहीं है? गलत बात होगी ना। तो देखो इसका सोल्यूशन होना चाहिए कोई। इसका सोल्यूशन नेचर ने कैसे निकाला, अल्लाह ने कैसे बैलेंस क्रिएट किया? बैलेंस ऐसे क्रिएट हुआ कि मिसाल समझना, हमारे घर में है 4 लोग, 4 पीपल, ठीक हो गया? 4 मौसम भी अब आपके पास ऐसा आ गया वो कीनू वीनू का, माल्टे का, 4 लोगों के लिए 4 कीनू आए घर में, ठीक है? 4 कीनू आ गए। अब तरीकेकार क्या होगा कि किसी के दिमाग में आएगा कि काम करते हैं, 4 ही अफराद है ना, तो हर एक बंदे को एक कीनू पकड़ा देते हैं हाथ में, वो खा लेगा कीनू। बट द प्रॉब्लम इज
कि हो सकता है कि मेरे पास खट्टा इनू आ जाए, कीनू, भाई के पास सड़ा हुआ आ जाए, अम्मी के पास थोड़ा सा मीठा आ जाए, अब्बू के पास टेस्टलेस आ जाए। है प्रॉब्लम की नहीं है? 4 लोग थे, 4 कीनू तो आप लिया है, लेकिन सबका तो फ्लेवर अलग अलग हो सकता है ना, है कि नहीं है? तो अब इसका सोल्यूशन अम्मी क्या निकालती है? चारों छीलती हैं, चारों छीले और चारों को फांकों में कन्वर्ट किया, मिक्स किया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपने क्या किया? 4 जो कीनू थे, जो पूरा एक एक बंदा खाने वाला था, आपने उन चारों को छीला, उनकी फांके बनाई, उनको मिक्स किया, फ्लो यूं किया और चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बराबर। अब देखो उसका नतीजा क्या होगा कि अगर वो चारों कीनू अलग अलग फ्लेवर्स के भी थे ना, तो उसके रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? मिक्सिंग के रिजल्ट में कि अब हर बंदे के पास हर फ्लेवर आएगा। यानी कोई ये नहीं शिकायत करेगा मुझे सड़ा हुआ दे दिया, मुझे खट्टा दे दिया, मुझे मीठा दे दिया, मुझे टेस्टलेस दे दिया। अब सबके पास ब्लेंड ऑफ टेस्ट आ जाएगा, खट्टा भी, मीठा भी और सारी चीजें भी, है कि नहीं है? यही सेम चीज यहां पर हो रही होती है। वो जो फिनोमिनम पढ़ के आए थे मियोसिस के अंदर, यस, हर फ्लेवर हर बंदे को मिल जाएगा। अब वो जो मियोसिस के अंदर फिनोमिना पढ़ के आए थे, किस नाम से था वो फिनोमिना था क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के फिनोमिना में क्या होता है? 2 क्रोमोसोम, ये 2 रेड, 2 पर्पल, 2 ब्लू एक दूसरे के करीब आते हैं एंड दे स्टार्ट क्रॉसिंग और देयर जीन्स। क्रॉसिंग देयर जीन्स का मतलब क्या होता है? रेड वाले के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये रेड वाला है, इसको नोटिस करते जाओ, इसके ऊपर गोल्डन हेयर और ब्लू आइज के जीन्स थे, उसके ऊपर ब्लैक हेयर्स और ब्लैक आइज के जीन थे, दोनों करीब आए, इन्होंने क्रॉसिंग की। क्रॉसिंग कैसे की? क्रॉसिंग इस तरह से की कि इसके जीन उठ के वहां चले गए, वहां के जीन यहां आ गए, यानी गोल्डन हेयर वहां चला गया और ब्लैक हेयर यहां आ गया। अब देखो सीक्वेंस क्या बनी, इस क्रोमोसोम पे पहले गोल्डन और ब्लू आइज के जीन थे, उसके ऊपर ब्लैक और ब्लैक के जीन्स थे। जब आपने क्रॉसिंग की तो ब्लैक वाला उठ के यहां आ गया, गोल्डन वहां चला गया। अब देखो हर एक क्रोमोसोम के ऊपर, इसके ऊपर भी और उसके ऊपर भी, दोनों पेरेंट के जीन्स हैं, दोनों ही ना सही, लेकिन एक एक जीन तो है ना। अब यहां पर ब्लैक हेयर्स आ गए फादर के और यहां पर ब्लू आइज मदर की मौजूद है। अब ये क्रोमोसोम सिर्फ फादर का नहीं रहा या सिर्फ मदर का नहीं रहा, बल्कि ये वो क्रोमोसोम है जिसपे कुछ जीन्स फादर के हैं और कुछ जीन्स मदर के हैं। फायदा क्या होगा? अगर सबके अंदर इस तरह के काम हो गए तो जो एक्सचेंज हुई है आपके पास, एक्सचेंज, जीन एक्सचेंज, क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जीन एक्सचेंज हुई है, उसके नतीजे में अब जो रिजल्टेंट क्रोमोसोम्स बन रहे हैं, वो रिजल्टेंट क्रोमोसोम्स वो हैं कि जो कि ना तो पूरे मदर वाले हैं ना पूरे फादर वाले हैं। अब इनमें से कोई एक लाइन भी आगे चली गई गैमेट फॉर्मेशन के लिए, तो उसमें किसी ना किसी लेवल पे पेरेंट्स के जीन पास ऑन हो ही रहे हैं। मिसाल समझो, इन दोनों को हमने क्रॉस कराया, ये ब्लैक हेयर हो गए, वो गोल्डन हेयर हो गए, ऐसे ही है। अब इस क्रोमोसोम में अम्मी वाले जीन कौन सा रह गया? ब्लू आइज। अब्बू वाला जीन कौन सा हो गया? ब्लैक हेयर। दूसरे वाले को देखो, इसमें कौन सा अम्मी वाला है? गोल्डन हेयर। फादर वाला ब्लैक आइज। हो गई। अब जो जीन आगे जा रहा है, अब उसमें ये नहीं कह सकते कि सारे जीन्स मदर के हैं। क्रोमोसोम के साथ जो सेल के साथ जो क्रोमोसोम जा रहा है, उसमें आप ये नहीं कहोगे इसमें सारे जीन्स मदर के हैं, ये सारे जीन्स फादर के हैं। आप कहोगे इसमें कुछ जीन मदर के हैं, कुछ जीन फादर के हैं। टू सम एक्सटेंट हमने अपने पेरेंट्स से जो जीन्स लिए थे वो हम थोड़े बहुत ही सही लेकिन आगे पास कर रहे हैं अपनी जनरेशन को। मेरी बात समझ में आई है? तो क्रॉसिंग ओवर की कहानी समझ में आई? क्या हुआ कि बजाय इसके कि हम पूरा एक सेल बना दे मदर का, पूरा एक सेल बना दे फादर का, हमने मिक्सिंग कर दी है उसके अंदर, जैसे अम्मी ने उसके साथ की, कीनों के साथ। और नहीं सर ज्यादातर चाइल्ड में मदर के जीन्स ही शो होते हैं, ऐसे तो नहीं, जरूरी नहीं है। चांसेस हो सकता है कि चांसेस, सारी चीज चांस के ऊपर है ना, कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। चांसेस, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन चांस। कि हो सकता है मदर के ज्यादातर चले गए हो, वो ना जा सके हो फादर वाले, तो कहने का मतलब ये कि उसमें मिक्स आपकी चीजें नजर आ रही होती। बहरहाल, तो अब इसके नतीजे में जो क्रॉसिंग ओवर हुई है, तो क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में नया सेट ऑफ क्रोमोसोम आ गया, एंड दोस न्यू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैव टेंडेंसी ऑफ हैविंग बोथ जीन्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स के लिए। तो मैं जरा इस चीज को समराइज कर दूं ताकि आपको दोबारा से बात समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, फिर मैं क्लास को वाइंड करूंगा। और बहुत खतरनाक बातें कर दी आज मैंने पीछे से क्या बात बताई? पहले जीन अलील का फर्क बताया, फिर ये जो बात समझाई है इसको समझ लीजिएगा कि ये जो सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सेल है, ये जो रेड और पर्पल ब्लू जीन्स है ये मुझे मेरे पेरेंट्स से मिले। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जब मैं मियोसिस कर रहा हूंगा तो ये दो अलग अलग सेल्स बनेंगे।
चांसेस हैं कि एक सेल में सिर्फ मदर के क्रोमोसोम चले हैं, एक सेल में सिर्फ फादर के क्रोमोसोम चले हैं। बट टू अवॉइड दिस, मेरी बॉडी में क्या होगा कि ये जो रेड वाले एक दूसरे करीब आएंगे, पर्पल वाले एक दूसरे करीब आएंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे ताकि जीन्स एक्सचेंज हो सके। और फिर ये आपके पास जो सेल बना है, ये स्पर्म मेरे स्पर्म में कन्वर्ट होगा, ये स्पर्म आगे जाएगा, फीमेल के साथ फ्यूज करेगा और हमारा ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो जो मैंने ये मैं हूं, जो मैंने क्रोमोसोम अपने पेरेंट्स से लिए थे, वो मैं गैमेट्स बना के आगे पास ऑन कर रहा हूं अपने ऑफस्प्रिंग को, ताकि मेरे पेरेंट्स की कुछ जीन्स उसके पास चले जाए, फिर उसकी मदर के भी कुछ जीन्स आ रहे होंगे, जाहिर सी बात है, तो मिक्स करके एक ऑफस्प्रिंग बन जाएगा जिसमें सबके क्रोमोसोम्स होंगे। यानी उस ऑफस्प्रिंग के, मेरे ऑफस्प्रिंग के, यानी जो मेरा ऑफस्प्रिंग होगा उसके दादा दादी के भी और उसके नाना नानी के भी क्रोमोसोम्स और जीन्स मिलके एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। तो वेरिएशन अच्छी खासी आ जाएगी। वरना अगर वेरिएशन ना होती तो मेरे भी वही क्रोमोसोम होते जो मेरे पेरेंट्स के थे, उसकी बच्चे के अम्मा के भी वही होते जो उसकी अम्मा के थे, नानी दादी हो गई, नाना नाना हो गए, जो दादा जो भी कोई हो गया, उन सबके एक जैसे ही क्रोमोसोम होते हैं, सब एक जैसी शक्ल सूरत वाले होते हैं, कोई डिफरेंस ना आता। तो डिफरेंस आने के लिए क्रॉसिंग ओवर जरूरी है, जिसके नतीजे में जीन एक्सचेंज होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है और इन सारी चीजों का आपस में ताल्लुक इनहेरिटेंस से होता है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग बाकायदा इनहेरिटेंस यानी मेंडल्स लॉ वगैरह की बात करेंगे, क्योंकि बेसिक हमने यहाँ पर बातें करनी है, कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे ताकि बातों को समझ सकें अच्छे तरीके से, और उसके बाद फिर हम उनके लॉस की तरफ जाएंगे।